ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिस। ओके ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी और मैंने आपको कहा था कि आपने सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के आना है। पढ़ के आए हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, पढ़ के आए हैं सब लोग? जी, यस फातिमा मैम। नवाज। फातिमा नवाज। यस मैम। हाँ जी, क्या पढ़ा बेटा आपने? मैम सेलुलर स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि हर ऑर्गेनेली जो है उसका क्या क्या मेन रोल है सेल के अंदर। अच्छा, कौन कौन से मेन ऑर्गेनल्स पढ़े हैं आपने? मैम न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अच्छा, सारा पेरोक्सिसोम्स। तूर। सारा तूर। सारा तूर। अच्छा, ये अभी अटेंडेंस लें। सना सुलेमान, अभी जो लोग प्रेजेंट है, 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी अटेंडेंस कंसिडर होगी, अदरवाइज नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लेफ्ट द मीटिंग। ठीक है, राइट नाउ जो क्लास में प्रेजेंट हैं उनकी अटेंडेंस होगी। ठीक है, सना सुलेमान, आप ना ये एक स्क्रीनशॉट ले लें जो अभी प्रेजेंट है। मैम डन, ले दी हैं। ठीक है, ओके। टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है यस मैम। जी। अनीता मकबूल। यस मैम। जी अनीला, आप बताएंगी क्या पढ़ा है आपने, जो आपको असाइनमेंट एक छोटी सी दी थी? मैम जो स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हैं जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है। फिर इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हैं, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स और अच्छा, वो गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स। ठीक, ओके ओके। अच्छा जी, अब हम आज वाला जो फिजा सईद ने भी छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद मैडम ने पूछना हो। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट सेल इंजरी। ठीक है, तो मैं आपसे ये शेयर कर लेती हूँ। स्लाइड्स। जी बच्चों, नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today we will discuss about cell happens and what could be the possible outcomes or fate if there is any cell injury. What happens to cell? How cell injury develop? So today's objective is to learn about cell injury, right? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपको एक छोटी सी मैंने लास्ट टाइम एक असाइनमेंट के तौर पे दिया था कि आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर्स पढ़ के आनी है सेल की। ठीक है, कि एक सेल की स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, उनका मेजर फंक्शन क्या होता है, राइट। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज सेल इंजरी से रिलेटेड बात करेंगे। सो सेलुलर पैथोलॉजी, ठीक है,
जो सेल इंजरी है, जो हम स्टडी करते हैं सेल इंजरी का टॉपिक या सेल की कॉजेस क्या है मैम इंजरी काइंडली की। लेक्चर रिकॉर्ड कर लें। ओ सॉरी, ओके ठीक है। तो इसमें जब हम देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। अच्छा जी, जब हम सबसे पहले ये है कि जब भी हम सेल इंजरी की बात करते हैं, तो जब भी सेल इंजरी होती है इट मींस इट कम्स अंडर पैथोलॉजी, ठीक है। कि एक सेल में जो भी उसकी कॉजेज हैं, जो भी स्टिमुलाई है जिनके रिस्पॉन्सेज में सेल इंजरी होती है, तो उसकी जो हम मेन स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर सेलुलर पैथोलॉजी, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। रुडोल्फ विर्काउ वाज द साइंटिस्ट who is known as the father of cellular pathology, and the era of Rudolf Virchow is from 1821 to 1902. But the theories which were given by Rudolf Virchow are valid now. ठीक है। अब सबसे पहले ये कि फंडामेंटल्स, आपको मैं बताती हूँ कि एक सेल जो आपने पढ़ा है उसके ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, उसका फंक्शंस पढ़े हैं, तो उनमें अगर हम सेल इंजरी की बात करते हैं तो उसके जो बेसिक्स, ठीक है, अगर आपने ये जो इनके ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस पढ़े हैं, अगर आप उन पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस को हम कैटेगराइज करें, ठीक है, तो उनमें 4 फंडामेंटल मैकेनिज्म्स हैं जिनमें कोई ना कोई इन चारों में से साइमल्टेनियसली 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या चारों भी एट द सेम टाइम भी हो सकते हैं, या सिंगल, ठीक है। इन सारे मैकेनिज्म्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है या कहीं ना कहीं इनमें डिफेक्ट या मैकेनिज्म डिस्टरबेंस रिपोर्टेड होती है जिसके रिस्पॉन्स में सेल इंजर होता है, राइट। सो व्हाट आर दीज 4 मैकेनिज्म्स? दीज आर द एटीपी डिप्लीशन। आपको पता है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपने ऑर्गेनेल पढ़ा है सेल के अंदर, तो उसमें मेजर जो उसका फंक्शन या माइटोकॉन्ड्रिया का रोल जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एटीपी, ठीक है। अच्छा, ATP depletion, whenever there is ATP depletion, it ultimately leads to structural and functional disturbance of the cell, right? अब आपको पता है कि ATP जो है आपकी कोई भी आपका बॉडी का कोई भी सेल ऑर्गन विदाउट ATP that is unable to perform their function, ठीक है। तो ये 4 मैकेनिज्म्स हैं। फर्स्ट वन एटीपी डिप्लीशन, ठीक है। अब एटीपी डिप्लीशन की क्या रीजंस हैं? देयर आर थाउजेंड्स रीजंस, ठीक है। अब उसमें कोई एक रीजन नहीं है कि एटीपी डिप्लीशन होती है। आपने डिफरेंट साइकिल्स पढ़े हैं एक सेल के अंदर, आपने बायोकेमिस्ट्री में भी या फिजियोलॉजी में भी पढ़े होंगे, जिसमें मल्टीपल सेल्स फिजियोलॉजिकल साइकिल्स आपकी हर सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें एटीपी प्रोडक्शन भी होती है, एटीपी सिंथेसिस भी होती है और एटीपी डिप्लीशन भी होती है, राइट। और वो एक साइकिल नहीं है या वो एक मैकेनिज्म नहीं है, उसमें थाउजेंड्स रीजंस आ सकती है, ठीक है। सेकंड इज परमेबिलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। अब सेल मेम्ब्रेन, जब भी आपने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो सेल मेम्ब्रेन इज द बेसिक और द यू कैन से इनिशियल स्टेप फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसमें परमेबिलाइजेशन में वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन इंजर हो जाती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम सेल मेम्ब्रेन में आती है, इट लीड्स टू सेल इंजरी। नेक्स्ट, डिसरप्शन ऑफ बायोकेमिकल पाथवेज, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि एक सिंगल साइकिल की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हो सकता है वहां पे 20 साइकिल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जो अल्टीमेटली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस जो है, ठीक है, उसमें भी कोई एक साइकिल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें कोई एक बायोकेमिकल प्रोसेस डेवलप नहीं होता, उसमें भी मे बी 50 हो रहे हो, मे बी 40 हो रहे हो। ईच एंड एवरी ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल cycles,
ठीक है। अब उन साइकिल्स के रिस्पॉन्स में क्या सिंथेसाइज होता है, क्या डिलीट होता है, ठीक है, क्या उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, क्या कैटाबॉलिज्म होती है, ये सारे पाथवेज में मल्टीपल कोफैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल इन कहीं पे भी इन बायोकेमिकल, अब जिस तरह आपने क्रेब साइकिल भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो इन अगर आप उनको रिकॉल करें तो उनमें मल्टीपल स्टेप्स भी होते हैं, ठीक है, कहीं एक स्टेप भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, कहीं एक स्टेप पे भी डिस्टरबेंस आ जाती है, इट लीड्स टू डिसफंक्शन ऑफ द सेल, डिसफंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनेल, ठीक है। और अल्टीमेटली जब एक ऑर्गेनेल में डिस्टरबेंस आ जाती है तो ओवरऑल वो सेल की फंक्शनैलिटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, डैमेज टू डीएनए, ठीक है। डीएनए जो है आपको पता है मेन सेंटर है सेल का और मेन ऑर्गेनल है सेल का, ठीक है, जो कंट्रोल करता है बाकी फंक्शंस को या मैकेनिज्म्स को या साइकिल्स को, ठीक है। अब इसमें कहीं पे भी डैमेज आता है, डिस्टरबेंस आती है, इसके फंक्शंस में आ जाती है, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, उस सेल की स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई ये स्लाइड? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, फर्टिलाइजेशन को रिपीट करते हैं। सॉरी जी, किसने पूछा है? पूछें। मैम सेकंड स्टेप का कह रही हैं, परमेबलाइजेशन, ठीक है। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस इन नेचर होती है, ठीक है, आपने पढ़ा है ना सेल मेम्ब्रेन, पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में? यस मैम। Yes, ma'am. दैट इज पोरस इन नेचर, ठीक है। पोरस मींस मैं आपको एग्जांपल इस तरह देती हूँ, जिस एक स्पंज होता है, स्पंज, ठीक है, तो उसके अंदर भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उसको ड्राई है उसको पानी में डिप करते हैं तो आपको वो वाटर फिल कर लेता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, उसके अंदर पोर्स होते हैं। सेम एग्जांपल है इसी की सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज पोरस इन नेचर, ठीक है। परमेबलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मींस जो उसकी पोरोसिटी है, जो उसके पोर्स हैं, अगर वो कहीं पे भी ब्लॉकेज आ जाती है या वो पोर्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिस तरह स्पंज जो होता है अगर वो रप्चर हो जाए, ठीक है, तो ये एग्जांपल है परमेबलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसकी जो पोरोसिटी है उसमें कहीं पे डिस्टरबेंस आ जाती है, ब्लॉकेज की फॉर्म में भी या रप्चर होने की फॉर्म में भी, ठीक है, तो उससे भी अल्टीमेटली क्या होता है, दैट लीड्स टू सेल इंजरी। ओके, तो ये तो 4 फंडामेंटल बेसिक्स या आप ये कह लें कि पॉइंट्स थे, मैकेनिज्म्स थे या प्रोसेसेस थे जो अल्टीमेटली अगर इन चारों में कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व हो या 2 या तीनों या चारों भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, सेल इंजरी। इज इट क्लियर फॉर ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, okay. Next, causes of cell injury. ठीक है, अब सेल इंजरी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ जी, मैं अब आपसे ये बात कर रही हूँ कि जी सेल इंजरी है, सेल इंजरी है, हाउ यू विल डिफाइन सेल इंजरी? मैम, any damage to the organelles or cell membrane of cell, मतलब सेल मेम्ब्रेन या किसी भी ऑर्गेनल में कोई डैमेज है तो सेल इंजरी। हाँ ठीक है, Ma'am, dysfunctionality of cell. ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सेल इंजरी, हाँ ठीक है, शाबाश, जो भी आप बता रहे हैं ठीक। Structural and functional abnormality. Yes, structural and functional abnormality in cell is cell injury. अब सेल इंजरी होता क्या है, इसका मैं आपको, अगर आप ये फ्लो डायग्राम देखें तो शायद आप ये बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज द नॉर्मल सेल। आपको ये आर्यन इज अ स्लाइड डिस्प्लेड है? Yes, ma'am. ओके, दिस इज द नॉर्मल सेल, ठीक है।
होमियोस्टेसिस मीन उसकी स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके व्हेनेवर देयर इज एनी स्टिमुलाई। ठीक है, कोई भी बॉडी का सेल जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन जो आप एनवायरनमेंट से एक सेल को एक्सपोज कर रहे हैं किसी चीज से। ठीक है, और इंटरनल स्टिमुलाई भी हो सकता है। इंटरनल स्टिमुलाई मींस सेल के अपने से ही, सेल की अपनी स्ट्रक्चर, जो उसके अपने ऑर्गेनल्स हैं, उसकी अपनी स्ट्रक्चर है, वहां से ही कोई रीजन हो। ठीक है, अगर आप इसकी एग्जांपल समझें तो ये है इंटरनल स्ट्रेसेस एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। क्लियर? अच्छा, अब इंटरनल स्ट्रेसेस में सेल के, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि सेल के अपने ही मैकेनिज्म्स के रिस्पॉन्स में, इसको कहते हैं सेल्फ फाइटिंग। ठीक है, कि अपना ही सेल की जो रिस्पॉन्सेज हैं, अपने ही सेल्स के फंक्शंस हैं, उनमें कहीं पे डिस्टरबेंस होने के रिस्पॉन्स में सेल खुद ही रप्चर हो जाता है, ऑटोलाइसिस जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं? मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस। ठीक है, वो कोई भी जो ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट है, कोई भी मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हैं, दिस इज वन ऑफ द इंटरनल स्ट्रेस ऑन द सेल that may lead to cell injury. I am talking about that may lead to, not necessarily leads to cell injury. ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और एक्सेस। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने हर एक एंटाइटी, हर एक जो भी एलिमेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो भी न्यूट्रिशनस एजेंट हैं, उसका एक स्पेसिफिकली एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर उस नेचुरल बैलेंस को कोई भी डिस्टरबेंस आती है टुवर्ड्स अपर साइड और टुवर्ड्स लोअर साइड, इट इज इंजूरियस टू योर बॉडी। ठीक है, इसी तरह अगर आप, चूंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट बन रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन फील्ड है, अगर आपको पता है कि उसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत से विटामिन्स हैं, ठीक है, अगर उनका इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इवन अगर वो एक्सेस में भी हैं या लो में भी हैं, इट अल्टीमेटली लीड्स टू पैथोलॉजिकल कंडीशन, इट अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्टरबेंस विद योर बॉडी। ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, सेल के अपने अंदर ही जो डीएनए रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, जो जीन से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज हैं, दिस इज वन ऑफ द इंटरनल स्ट्रेस फैक्टर दैट लीड टू सेल इंजरी। ठीक है, एक्वायर्ड डीअरेंजमेंट्स, हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। ठीक है, ये मैंने लिखा है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया मींस लो ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, आपको पता है आपकी ईच एंड एवरी सेल के लिए नेचुरली हर चीज का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हीमोग्लोबिन का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, इज फर्निश्ड विद अ स्पेसिफिक बैलेंस्ड अमाउंट। ठीक है, अगर उस बैलेंस्ड अमाउंट से कोई भी चीज एक्सीड करती है या लोअर साइड पे जाती है, इट इज इंजूरियस टू योर बॉडी। इसी तरह हाइपोक्सिया, आपके हर बॉडी के सेल का ऑक्सीजन लेवल जो है एक नेचर ने बैलेंस सेट किया हुआ है। ठीक है, अगर उससे लो साइड पे जाता है, दैट इज हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल। ठीक है, उसको पैथोलॉजी में आप कहते हैं, साइंटिफिक उसके लिए आप टर्म यूज करते हैं हाइपोक्सिया। अब कोविड-19 में, ये कोविड डिजीज में क्या होता है, आपकी बॉडी के सेल्स जो होते हैं दे बिकम हाइपोक्सिक। ठीक है, आपके लंग्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन का फिनोमिना डिस्टर्ब होता है, और अल्टीमेटली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसने आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं, बाकी सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, तो वो लंग्स में, चूंकि लंग्स में डिस्टरबेंस आती है, ये कोविड में ये कोरोना वायरस जो है वो लंग्स को डिस्टर्ब करता है, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट इतनी नहीं होती कि वो सारे सेल्स को जितनी उन्हें रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन, वो उतनी सप्लाई कर सके।
ठीक है। और इसी तरह अगर वो कंडीशन लंग्स की ऐसी कंडीशन परसिस्ट करती है जिसमें वो ऑक्सीजनेशन ब्लड को नहीं कर सकता, और अगर ये फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम परसिस्ट करे, ठीक है, 2 वीक्स, 4 वीक्स, 1 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, कंकरेंट इन्फेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, तो वो जो लो ऑक्सीजन सप्लाई है ब्लड के अंदर, अगर वो ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है। हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। इस्कीमिया, इस्कीमिया इज अ टर्म which represent low blood supply to the cell, ठीक है। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया में क्या डिफरेंस है? हाइपोक्सिया स्पेसिफिकली आप ऑक्सीजन की बेस पे करते हैं, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू दी सेल्स, इस्कीमिया लो ब्लड सप्लाई टू दी सेल्स, ठीक है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, डिफरेंट न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होती है, सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस सारे में जो पूरे होल ब्लड की डेफिशिएंसी होती है या लो ब्लड सप्लाई होती है, दैट इज इस्कीमिया। सो अल्टीमेटली यू कैन से इस्कीमिया इज मोर इंजूरियस देन हाइपोक्सिया, ठीक है। उसमें हाइपोक्सिया में सिर्फ ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, इस्कीमिया में ऑक्सीजन भी डेफिशिएंट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी डेफिशिएंट हो जाएगी, सेल्स भी डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन्स भी डेफिशिएंट। अच्छा जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स सेल इंजरी के क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सेल के इटसेल्फ नहीं है फैक्टर्स, ठीक है, जो आप एनवायरनमेंट से इंड्यूस करते हैं, जो आप एनवायरनमेंट से एक्सपोज करते हैं एक सेल को, ठीक है, दोज आर फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट, कोल्ड, रेडिएशंस, ठीक है। अब अगर आपने ये देखा होगा कि जी अगर आप ये आग के साथ या कोई भी गर्म चीज के साथ टच करते हैं तो आपकी स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है, बेसिकली सेल इंजर हो जाते हैं, ठीक है। अब उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो या तो वो सेल जो होते हैं वो अगर तो एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज हो जाए, एक्सट्रीम लेवल पे सेल्स जो हैं वो इंजर्ड हो जाएं, ठीक है, तो इट लीड्स टू सेलुलर डेथ, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है अगर, सॉरी मैम स्लाइड्स नहीं शो हो रही, इंजरी वाली स्लाइड शो हो रही है अभी भी। यही है बेटे, वही वाली है, ये डिस्प्ले नहीं हो रही है आपको? मैम साइकिल वाली शो हो रही है, फैक्टर्स नहीं शो हो रहे। सॉरी, आवाज नहीं बेटा आपकी आ रही, एक बंदा बोले जो भी बात करना चाह रहे। मैम अभी सिर्फ फ्लो चार्ट वाली स्लाइड शो हो रही है, अब वही पर आ रही है ना? मैं वही पढ़ा रही हूँ, एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, ये शो हो रहा है? नो मैम। ओ मैम कह रहे मैं रिफ्रेश करती हूँ। हाँ जी, ये आ भी रही है? यस मैम नाउ। हाँ हाँ, यही मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल स्ट्रेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? फिजिकल एजेंट्स, हीट, कोल्ड एंड रेडिएशन। अब मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपकी ये बर्न होता है कोई भी, ठीक है, तो आपकी जो स्किन के सेल्स होते हैं वो या तो अगर एक्सट्रीम लेवल पे बर्न हुआ है तो वो आपकी स्किन डेड हो जाती है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि स्किन डेड नहीं होती लेकिन वो रिवर्सिबल कंडीशन में चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। वो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 मंथ में आपके सेल्स जो होते हैं वहां पर रीजनरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह कोल्ड, टू लो टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज अ स्ट्रेस फैक्टर टू योर सेल्स। अब ये जो फ्रॉस्ट बाइट होती है, ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट होती है, वो क्या होता है, उसमें इतना लो टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो आपके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो लिक्विड होता है, उनके अंदर जो ब्लड होता है, उनके अंदर जो
हार्मोन्स होते हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, दे गेट क्रिस्टलाइज्ड, उनकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, उसमें भी सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, जो आपके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड पोर्शन होता है, ठीक है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और अल्टीमेटली वो डेड हो जाते हैं सेल्स, ठीक है। इसी तरह रेडिएशंस जो होती हैं, रेडिएशंस क्या करती हैं, आपके डीएनए को म्यूटेट कर देती हैं, ठीक है, सेल को डिस्टर्ब कर देती हैं। अच्छा जी, और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ठीक है, वेनम्स हो सकती हैं, आपके स्टिंग बाइट होती है जब भी, ठीक है, स्टिंग बाइट में क्या होता है, वो वेनम्स आपके सेल के अंदर चले जाते हैं, वो आपकी सेल का नॉर्मल एंटाइटी नहीं है, आपकी वो नॉर्मल सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल से डेविएशन होती है, ठीक है। अब वेनम जो है वो आपकी सेल का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप एक्सटर्नली स्टिंग बाइट के रिस्पॉन्स में वो एंटर होता है, इट मींस देयर इज समथिंग एबनॉर्मल, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसी तरह ड्रग्स एंड डिफरेंट केमिकल्स लीड्स टू सेल इंजरी। क्लियर, यहां तक क्लियर है? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके। अब रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई, अब ये जो पहले मैंने आपसे यही वाले इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, ठीक है। अब इसके इनमें से कोई फैक्टर भी अगर आ जाता है सेल के रिस्पॉन्स में, ठीक है, कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आती है, कोई टॉक्सिन्स आ जाते हैं, इन सब में से कोई भी सेल को एक्सपोजर होता है, इनमें से किसी का भी, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो होता है सेल जो होता है वो अडेप्ट कर लेता है उस एनवायरनमेंट को, ठीक है, दूसरा होता है कि सेल इंजरी हो जाती है। इसके मैं आपको ये बताती हूँ, ये देखिए, हियर इज द नॉर्मल सेल, ठीक है, एनी स्ट्रेस फैक्टर, अब मैम ये स्ट्रेस,